रश्मि शहर में पढ़ी लिखी थी, इसीलिए पूरे गांव में उसकी समझदारी की चर्चा होती थी। वहीं छोटी बहू अंकिता बिल्कुल साधारण गांव की लड़की थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसे घर का सारा काम करना आता था, मगर कई बार अनजाने में उससे गलतियां हो जाती थी। सास राधिका जी और ननद रागिनी हमेशा इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश करती थी। उन्हें लगता था कि अगर दोनों बहुओं में फूट पड़ गई तो घर पर उनका राज चलता रहेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भगवान ने इन दोनों बहुओं के बीच ऐसा रिश्ता बनाया था जिसे कोई भी चाल आसानी से नहीं तोड़ सकती थी। उस दिन सुबह सुबह अंकिता जल्दी जल्दी में रसोई साफ कर रही थी। घबराहट में उसके हाथ से घी का पूरा डिब्बा नीचे गिर गया। सारा घी मिट्टी में फैल गया। राधिका जी ने जैसे ही देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जोर से चिल्लाईं, अरे नालायक, तेरे मायके वालों ने तुझे कुछ सिखाया भी है या नहीं? इतना महंगा घी यूं ही मिट्टी में बहा दिया। बस खाना और नुकसान करना ही आता है। रागिनी भी तुरंत अपनी माँ के पास आकर बोली, माँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये गांव की गंवार लड़की इस घर के लायक नहीं है। इसे तो बस नौकरानी बनाकर रखना चाहिए। अंकिता डर के मारे कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार हाथ जोड़कर कह रही थी, माँ जी, मुझसे गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया। तभी उसकी जेठानी रश्मि वहां पहुंची। उसने बिना कुछ सोचे झाड़ू उठाई और बोली, माँ जी, गलती अंकिता की नहीं, मेरी है। मैंने ही इसे जल्दी जल्दी काम करने को कहा था। अगर डांटना है तो मुझे डांटिए। राधिका जी गुस्से में बोली, रश्मि, हर बार इसकी ढाल बन जाती हो। इसे अपनी गलती की सजा मिलने दो। लेकिन रश्मि ने तुरंत शांत स्वर में कहा, माँ जी, घर की बहू अगर डर डर कर काम करेगी तो उससे और गलतियां होंगी। प्यार से समझाइए, अगली बार गलती नहीं होगी। ये सुनकर राधिका का चेहरा और बिगड़ गया। उसे उम्मीद थी कि पढ़ी लिखी रश्मि गांव की अनपढ़ अंकिता को नीचा दिखाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अंकिता फूट फूट कर रोने लगी। उसने रश्मि के पैर पकड़ लिए और बोली, दीदी, मेरी वजह से आपको डांट सुननी पड़ रही है। रश्मि ने उसे तुरंत उठाया, गले लगाया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, पगली, हम दोनों इसी घर की बहुएं हैं। आज तेरी गलती है तो कल मेरी भी हो सकती है। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अंकिता बस रोती रही। उसके मन में उस दिन से रश्मि के लिए माँ जैसा सम्मान पैदा हो गया। कुछ दिन बाद राधिका जी और रागिनी ने नई चाल चली। उन्होंने जानबूझकर अलमारी की सोने की पुरानी चूड़ियाँ दूसरी जगह छिपा दी और पूरे घर में हंगामा मचा दिया। राधिका जोर जोर से रोने लगी, हाय राम, मेरी चूड़ियाँ चोरी हो गईं। घर में बाहर का कोई आया नहीं, मतलब चोर घर का ही है। रागिनी तुरंत बोली, माँ, मुझे तो अंकिता भाभी पर पूरा शक है। मायके से कुछ लाई नहीं, इसीलिए चोरी कर ली होगी। ये सुनते ही अंकिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए बोली, माँ जी, मैंने आपकी चूड़ियाँ नहीं ली। मैं गरीब हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। तभी रश्मि सामने आ गई। उसने पूरे विश्वास से कहा, अंकिता, ऐसा कभी नहीं कर सकती। पहले पूरे घर में ढंग से खोजिए, फिर किसी पर इल्जाम लगाइए। रागिनी ताने मारते हुए बोली, तुम्हें तो इसकी वकालत करनी ही है। लेकिन रश्मि बिना डरे हर कमरे में खोजने लगी। थोड़ी देर बाद वही चूड़ियाँ राधिका जी के पुराने संदूक में मिली, जहां उन्हें खुद राधिका जी ने छिपाया था। एक पल के लिए पूरा घर शांत हो गया। राधिका जी के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उसने अपनी गलती मानने के बजाय बात बदल दी। अंकिता चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में इस बार दुख से ज्यादा अपनी जेठानी के लिए सम्मान था। उसने मन ही मन ठान लिया कि जिस तरह रश्मि हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती है, उसी तरह वो भी अपनी जेठानी का साथ कभी नहीं छोड़ेगी।
शाम को जब दोनों बहुएं घर के पीछे वाले आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तब अंकिता ने धीरे से रश्मि का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, दीदी मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे दुनिया की समझ भी कम है, लेकिन आज से मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानूंगी। अगर कभी कोई आपकी तरफ उंगली उठाएगा तो सबसे पहले मैं उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। रश्मि की भी आंखें भर आई। उसने अंकिता को गले लगाकर कहा, और मैं भी तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लोग रिश्ते खून से बनाते हैं, लेकिन हम अपना रिश्ता विश्वास से बनाएंगे। जिस दिन हमारा भरोसा टूट गया, उसी दिन ये घर टूट जाएगा। उसी समय दूर खड़ी राधिका जी और रागिनी दोनों ये दृश्य देख रही थी। दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रागिनी दांत पीसते हुए बोली, माँ, ये दोनों तो पहले से भी ज्यादा एक हो गई हैं, अब क्या करेंगे। राधिका जी की आंखों में चालाकी उतर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं ऐसी चाल चलूंगी कि ये दोनों एक दूसरे का चेहरा तक देखना नहीं चाहेंगी। अगर इस घर पर राज करना है तो पहले इन दोनों की एकता हर हाल में तोड़नी ही होगी। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर राधिका और रागिनी की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्हें हर दिन ये देखकर जलन होती कि रश्मि और अंकिता के बीच का रिश्ता पहले से भी अधिक मजबूत होता जा रहा है। सुबह दोनों साथ मिलकर पूरे घर का काम करती, दोपहर में एक दूसरे को खाना खिलाती, शाम को आंगन में बैठकर सुख दुख बांटती, और रात को भी जब सब सो जाते तब एक दूसरे का हाल पूछे बिना नहीं सोती थी। पूरे गांव में अब लोग उनकी मिसाल देने लगे थे। कोई कहता, आज तक हमने देवरानी जेठानी को एक दूसरे की दुश्मन बनते देखा था, लेकिन इन दोनों जैसी बहनें पहली बार देख रहे हैं। यही बात राधिका जी और रागिनी को सबसे ज्यादा चुभती थी। उन्हें लगता था कि अगर दोनों बहुओं का यही प्रभाव बढ़ता रहा तो एक दिन घर के सारे फैसले भी वही लेने लगेंगी और उनका महत्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोनों ने मिलकर ऐसी चाल चलने का फैसला किया जो सीधे उनके विश्वास पर हमला करे। एक सुबह राधिका जी ने जानबूझकर अपनी सोने की पतली चैन उतारकर रश्मि के कमरे की अलमारी के पीछे छिपा दी। फिर पूरे घर में शोर मचा दिया, अरे मेरी सोने की चैन कहाँ चली गई, किसी ने चोरी कर ली। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा हो गया। राम किशन, वरुण, कुणाल, रश्मि और अंकिता सभी घबरा गए। रागिनी ने बिना देर किए जहर घोलना शुरू कर दिया। माँ, इस बार तो बात साफ है, पहले चूड़ियों का मामला था, अब चैन गायब हो गई। मुझे तो लगता है घर में कोई ऐसा है जो सबके सामने सीधा बनता है और पीछे से चोरी करता है। इतना कहकर उसने बड़ी चालाकी से अपनी उंगली रश्मि की ओर कर दी। ये देखकर अंकिता का खून खौल उठा। वो तुरंत रागिनी के सामने आकर बोली, दीदी के बारे में एक शब्द भी गलत मत कहिए। जिन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन से बढ़कर माना, वे चोरी जैसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकती। रागिनी हंसते हुए बोली, तू क्या जाने पढ़े लिखे लोगों के ढंग, बाहर से सीधी अंदर से चालाक भी हो सकती हैं। अंकिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मजबूती से कहा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं अपनी दीदी पर शक नहीं करूंगी। इतने में राधिका जी ने नाटक करते हुए कहा, अगर किसी ने चोरी नहीं की तो पूरे घर की तलाशी होगी, जिसके कमरे से चैन निकलेगी वही चोर कहलाएगा। ये सुनकर रश्मि ने बिना किसी डर के कहा, माँ जी, सबसे पहले मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, अगर इससे आपका शक दूर होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जैसे ही सब लोग उसके कमरे में पहुंचे, रागिनी ने पहले से छिपाई हुई चैन अलमारी के पीछे से निकाल ली और जोर से चिल्लाई, देखो मैंने कहा था ना, चोर यही है। पूरा कमरा एक पल के लिए सन्न रह गया। वरुण की आंखें अविश्वास से फैल गईं। कुणाल भी चौंक गया। राधिका जी ने नाटक करते हुए सिर पकड़ लिया और बोली, हाय राम, इतनी पढ़ाई लिखाई और यही संस्कार मिले हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और कहता,
अंकिता बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसने रागिनी के हाथ से चैन छीन ली और ऊंची आवाज में बोली, नहीं, मेरी दीदी चोर नहीं हो सकती। अगर ये चैन इनके कमरे में मिली है तो जरूर किसी ने रखी है। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन इन पर लगा ये झूठा दाग कभी सच नहीं होने दूंगी। अंकिता की ये बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। एक अनपढ़ सीधी सादी गांव की लड़की अपनी जेठानी के सम्मान के लिए पूरे परिवार के सामने अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि कुछ पल के लिए सभी लोग चुप हो गए। रश्मि ने उसका हाथ पकड़ लिया और भर्राए गले से बोली, अंकिता, अगर आज तू मेरे लिए नहीं खड़ी होती तो शायद मैं जिंदगी भर इस झूठे इल्जाम के बोझ तले जीती रहती। अंकिता ने रोते हुए कहा, दीदी, आपने मुझे हर बार बचाया है। आज अगर मैं आपका साथ ना देती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, दिल का भी होता है, और मेरा दिल कहता है कि आप कभी गलत नहीं हो सकती। इसी बीच आंगन में खेल रहा पड़ोस का छोटा बच्चा मासूमियत से बोला, रागिनी दीदी तो सुबह रश्मि भाभी के कमरे में गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। बच्चे की ये बात सुनते ही सबके चेहरों का रंग बदल गया। रागिनी घबरा गई, उसके माथे पर पसीना आ गया। रामकिशन ने सख्त आवाज में पूछा, रागिनी, सच सच बता, तू सुबह रश्मि के कमरे में क्या कर रही थी? रागिनी हकलाने लगी। राधिका जी ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन अब शक उन्हीं पर होने लगा था। हालांकि उनके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था, इसीलिए बात वहीं पर दब गई। लेकिन रामकिशन के मन में पहली बार ये सवाल पैदा हो गया कि आखिर हर बार झगड़े की शुरुआत राधिका और रागिनी के आसपास ही क्यों होती है। दूसरी ओर रश्मि और अंकिता ने बिना किसी शिकायत के फिर से घर का काम संभाल लिया। उन्होंने ना किसी से बहस की और ना ही किसी के खिलाफ जहर उगला। उनकी यही शांति राधिका जी और रागिनी के लिए सबसे बड़ी हार बनती जा रही थी। उस रात दोनों बहुएं छत पर बैठी थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, लेकिन आसमान में चमकता चांद जैसे उनके रिश्ते का गवाह बनकर खड़ा था। अंकिता ने धीरे से कहा, दीदी, आज अगर भगवान मेरी सांसें भी मांग लेते तो मैं दे देती, लेकिन आपके माथे पर चोर का दाग नहीं लगने देती। ये सुनकर रश्मि फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अंकिता को कसकर गले लगा लिया और बोली, आज से तो सिर्फ मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन है। चाहे कितनी भी आंधियां आए, चाहे पूरा संसार हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अगर तुझे कोई रुलाएगा तो उसके आंसू पहले मैं बहाऊंगी, और अगर मुझ पर कोई उंगली उठाएगा तो सबसे पहले तू सामने खड़ी होगी। यही हमारी ताकत है, यही हमारी पहचान है। दोनों बहनों की तरह एक दूसरे के गले लगकर देर तक रोती रही। नीचे खिड़की से ये दृश्य देख रही राधिका जी और रागिनी के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें अब समझ आने लगा था कि झूठे इल्जाम, बदनामी और चालाकियां भी इस रिश्ते को तोड़ नहीं पा रही थी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले बादल छाए रहते, कभी तेज बारिश होती तो कभी हल्की फुहारें पूरे गांव को भिगो जाती। लेकिन रामकिशन के घर के भीतर एक और तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। राधिका जी और रागिनी अब समझ चुकी थी कि छोटी मोटी चालों से रश्मि और अंकिता को अलग करना नामुमकिन है। दोनों बहुओं का रिश्ता हर परीक्षा के बाद और भी मजबूत हो रहा है। अब राधिका जी ने फैसला किया कि ऐसा वार किया जाए जिससे दोनों के बीच विश्वास ही खत्म हो जाए। उसने रागिनी से कहा, जब तक ये दोनों एक दूसरे पर भरोसा करती रहेंगी, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब इनके दिलों में ऐसा जहर भरना होगा कि ये खुद एक दूसरे से नफरत करने लगे। रागिनी भी मुस्कुराई और बोली, माँ, इस बार ऐसा खेल खेलेंगे कि पूरे गांव के सामने इन दोनों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दोनों की आंखों में छलकती चालाकी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अपने के नहीं बल्कि दुश्मन के लिए साजिश रच रही हों। उधर रश्मि और अंकिता इन सब से बेखबर हमेशा की तरह
घर के हर सदस्य का ख्याल रखने में लगी थी। एक दिन सुबह सुबह राधिका जी ने पूरे गांव की कुछ औरतों को घर बुला लिया। बहाना था सत्संग का, लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। जब सभी महिलाएं आंगन में बैठ गईं, तब रागिनी ने धीरे धीरे बात फैलानी शुरू कर दी। अरे आजकल तो घर बड़ी बहू ही चलाती है, छोटी बहू तो बस उसके इशारों पर नाचती है। दोनों मिलकर माँ की कोई इज्जत ही नहीं करती। दूसरी औरतों ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन हमें तो दोनों बहुएं बहुत संस्कारी लगती हैं। तभी राधिका जी ने लंबी सांस भरते हुए झूठी उदासी दिखाई और बोली, बाहर से तो बहुत सीधी बनती है, लेकिन घर के अंदर हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। हमें तो अब अपने ही घर में डर लगता है। ये सुनकर कुछ औरतें कानाफूसी करने लगी। थोड़ी ही देर में ये झूठ पूरे गांव में फैलने लगा कि रामकिशन के घर की दोनों बहुएं बहुत घमंडी हो गई हैं। शाम तक ये बात रश्मि और अंकिता के कानों तक भी पहुंच गई। अंकिता की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, दीदी हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर लोग हमारे बारे में इतना गलत क्यों बोल रहे हैं। रश्मि ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंकिता सच को कभी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग हमें जानते हैं वे कभी इन झूठी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। हमें अपना रास्ता नहीं बदलना है। लेकिन राधिका जी और रागिनी यही नहीं रुकी। 2 दिन बाद गांव के मंदिर में बड़े भंडारे का आयोजन था। पूरे गांव की जिम्मेदारी रामकिशन के परिवार पर थी। राधिका जी ने जानबूझकर भंडारे के लिए रखे गए चावल और दाल के कुछ बोरे पड़ोसी के खाली गोदाम में रखवा दिए और फिर पूरे गांव के सामने चिल्लाने लगी, हाय राम, भंडारे का सारा सामान चोरी हो गया। अब पूरे गांव में हमारी नाक कट जाएगी। देखते ही देखते गांव के लोग इकट्ठा हो गए। रागिनी ने बिना समय गवाए कहा, माँ, भंडारे की जिम्मेदारी तो रश्मि और अंकिता के पास थी। अगर सामान गायब हुआ है तो जवाब भी इन्हीं दोनों को देना होगा। ये सुनकर कुछ लोगों ने शक की निगाह से दोनों बहुओं की तरफ देखा। अंकिता का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हमने कुछ नहीं किया। तभी रश्मि आगे आई और बोली, अगर गलती हमारी है तो सजा भी हमें मिलेगी, लेकिन बिना सजा ने हमें दोषी मत ठहराइए। हम दोनों अभी पूरा गांव छान मारेंगे, लेकिन सच्चाई सामने लाकर ही लौटेंगे। इतना कहकर दोनों बहुएं बिना कुछ खाए पिए बारिश में निकल पड़ी। तेज बारिश हो रही थी। रास्ते कीचड़ से भर चुके थे, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। घंटों तक हर गली और हर गोदाम में खोजती रहीं। उनके कपड़े भीग चुके थे, पैरों में कीचड़ लग गया था, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। आखिरकार गांव के किनारे वाले पुराने गोदाम में उन्हें वही सारे बोरे रखे मिले। दोनों ने गांव वालों की मदद से पूरा सामान वापस मंदिर पहुंचाया। जब लोगों ने देखा कि जिन बहुओं पर चोरी का शक किया जा रहा था वही अपनी जान की परवाह किए बिना भंडारा बचाने में लगी थी, तो सबकी आंखें शर्म से झुक गईं। भंडारा सफलतापूर्वक पूरा हुआ। पूरे गांव ने रश्मि और अंकिता की जमकर प्रशंसा की। गांव के बुजुर्ग खड़े होकर बोले, आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि ये दोनों बहुएं नहीं, इस गांव की बेटियां हैं। जिनके मन में छल होता है वे बारिश और कीचड़ में घंटों अपनी इज्जत बचाने नहीं दौड़ते। ये दोनों तो पूरे गांव का सम्मान बचाने निकली थी। ये सुनकर राधिका जी और रागिनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उनकी सारी योजना उल्टी पड़ गई थी। अब गांव के लोग भी समझने लगे थे कि हर बार आरोप बहुओं पर लगते हैं, लेकिन अंत में सच उनके पक्ष में ही निकलता है। रामकिशन पहली बार सबके सामने बोले, आज मुझे अपनी दोनों बहुओं पर गर्व है। जिस घर में ऐसी बेटियां हों उस घर का सिर कभी झुक नहीं सकता। ये सुनकर राधिका जी के चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान आ गई, लेकिन उनके भीतर जलन की आग और भड़क उठी। उसे लगने लगा कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो एक दिन पूरा परिवार भी बहुओं के साथ खड़ा हो जाएगा। उस रात रश्मि और अंकिता अपने कमरे में बैठी थी। दिन भर की भाग दौड़ से दोनों के पैरों में सूजन आ गई थी। बारिश में भीगने के कारण दोनों को तेज बुखार भी चढ़ गया था, लेकिन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी।
अंकिता ने रश्मि का हाथ पकड़कर कहा, दीदी आज अगर आप मेरा साथ छोड़ देती तो पूरा गांव हमें चोर समझता, लेकिन आपने एक बार भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। रश्मि की आंखें भर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंकिता रिश्ते सुख में नहीं दुख में पहचाने जाते हैं। अगर मुश्किल समय में हम एक दूसरे का साथ छोड़ दें तो फिर इस रिश्ते का मतलब ही क्या रह जाएगा। आज भगवान ने फिर साबित कर दिया कि झूठ चाहे जितना बड़ा हो, सच से ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। राधिका जी और रागिनी की हर चाल लगातार नाकाम हो रही थी। अब तक वे झूठे इल्जाम लगा चुकी थी, बदनामी फैला चुकी थी, पूरे गांव के सामने दोनों बहुओं को शर्मिंदा करने की कोशिश कर चुकी थी। लेकिन हर बार रश्मि और अंकिता का रिश्ता पहले से भी अधिक मजबूत होकर सामने आता। ये बात राधिका जी के अहंकार को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, तब राधिका जी और रागिनी आंगन के कोने में बैठकर फुसफुसा रही थी। रागिनी गुस्से में बोली, माँ, अब तो गांव वाले भी हमारी बात नहीं मानते, सब उन्हीं दोनों की तारीफ करते हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। राधिका जी की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, अब हमें ऐसी चाल चलनी होगी जिससे पूरा परिवार ही उन दोनों के खिलाफ हो जाए। इस बार सिर्फ बदनामी नहीं होगी, बल्कि ऐसा लगेगा कि दोनों बहुएं इस घर का सर्वनाश करना चाहती हैं। दोनों ने मिलकर एक ऐसी खतरनाक योजना बनाई जिसका अंजाम किसी की जान भी ले सकता था। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके दिलों में रिश्तों से ज्यादा अपनी जीत का जुनून था। अगले ही दिन घर में बड़े स्तर पर पूजा रखी गई। पूरे गांव के लोग आने वाले थे। रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। रश्मि और अंकिता सुबह से बिना रुके काम कर रही थी। दोनों ने मिलकर पूरे घर को सजाया, मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की और प्रसाद की तैयारी भी संभाल ली। उधर राधिका जी ने मौका देखकर रसोई में रखे बड़े गैस सिलेंडर का रेगुलेटर हल्का सा ढीला कर दिया, ताकि धीरे धीरे गैस रिसती रहे। फिर वो चुपचाप बाहर आ गई, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। कुछ देर बाद पूरे रसोई घर में गैस फैलने लगी, लेकिन काम में व्यस्त दोनों बहुओं को इसका अंदाजा नहीं हुआ। तभी रागिनी जानबूझकर जोर से बोली, भाभी जल्दी से चूल्हा जला दीजिए, मेहमान आने वाले हैं। जैसे ही अंकिता माचिस उठाने लगी, रश्मि को अचानक गैस की हल्की गंध महसूस हुई। उसने तुरंत अंकिता का हाथ पकड़ लिया और जोर से चिल्लाई, रुको, माचिस मत जलाना। लेकिन उसी समय बाहर से तेज हवा का झोंका आया और पास रखा दिया गिर गया। देखते ही देखते रसोई में आग भड़क उठी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। घर के लोग घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आग इतनी तेज थी कि रश्मि बीच रसोई में फंस गई। धुएं के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर खड़े लोग सिर्फ चिल्ला रहे थे। वरुण और कुणाल अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग की लपटें उन्हें पीछे धकेल रही थी। तभी बिना एक पल सोचे अंकिता दौड़ती हुई आग के बीच घुस गई। सभी लोग चिल्लाए, अंकिता मत जा, लेकिन उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए उस समय सिर्फ अपनी जेठानी की जान मायने रखती थी। धुएं से उसकी आंखें जल रही थी, हाथ झुलस रहे थे, लेकिन वो रश्मि तक पहुंची। उसने अपना आंचल रश्मि के चेहरे पर रखा और उसका हाथ पकड़कर बोली, दीदी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अगर आज आपको कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। रश्मि रोते हुए बोली, अंकिता तू बाहर निकल जा, मैं नहीं बच पाऊंगी। लेकिन अंकिता ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने पूरी ताकत लगाकर रश्मि को धक्का दिया और उसे दरवाजे की ओर धकेल दिया। बाहर खड़े वरुण और कुणाल ने रश्मि को पकड़ लिया, लेकिन उसी समय जलती हुई लकड़ी का एक भारी टुकड़ा अंकिता के कंधे पर गिर पड़ा। वो दर्द से चीख उठी और वहीं बेहोश होकर गिर गई। ये दृश्य देखकर पूरा घर सन्न रह गया। कुणाल अपनी पत्नी अंकिता को आग से बाहर निकालते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। वरुण ने अपनी पत्नी रश्मि को सीने से लगा लिया। रश्मि की हालत ऐसी थी कि वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी,
मेरी बहन को बचा लीजिए, भगवान के लिए मेरी अंकिता को बचा लीजिए। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। गांव के लोग भी दौड़ कर आ गए। सभी की आंखों में आंसू थे। रामकिशन ने कांपते हाथों से अंकिता का सिर अपनी गोद में रखा। पहली बार उनकी आंखों से अपनी छोटी बहू के लिए आंसू निकले। वे रोते हुए बोले, बहू आंखें खोल, तूने तो आज साबित कर दिया कि तू बहू नहीं इस घर की लक्ष्मी है। गांव के लोग भी एक स्वर में कहने लगे, जिस बहू ने अपनी जेठानी के लिए आग में छलांग लगा दी, उसके दिल में छल नहीं सिर्फ प्रेम हो सकता है। ऐसी देवरानी जेठानी का रिश्ता भगवान भी नहीं तोड़ सकते। अस्पताल में कई घंटे तक अंकिता का इलाज चलता रहा। उसके हाथ और कंधे बुरी तरह झुलस चुके थे। रश्मि पूरे समय अस्पताल के बाहर भगवान से प्रार्थना करती रही। उसने खाना नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार भगवान से कह रही थी, हे प्रभु, अगर किसी की परीक्षा लेनी है तो मेरी ले लो, लेकिन मेरी छोटी बहन को ठीक कर दो। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। उसके बिना मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। ये सब देखकर वहां मौजूद डॉक्टर और नर्सें भी भावुक हो गईं। उधर अस्पताल के कोने में खड़ी राधिका जी और रागिनी पहली बार डर से कांप रही थी। उन्हें एहसास होने लगा था कि जिस आग को उन्होंने दोनों बहुओं का रिश्ता जलाने के लिए लगाया था, उसी आग ने पूरे गांव के सामने उनकी ममता, त्याग और प्रेम को अमर बना दिया। अस्पताल के बाहर पूरी रात किसी ने आंख तक नहीं झपकाई। रामकिशन, वरुण, कुणाल, रश्मि और गांव के कई लोग बैठे रहे। सबसे बुरी हालत रश्मि की थी। वो अस्पताल के आईसीयू के बाहर फर्श पर बैठी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी, होंठ सूख गए थे, लेकिन उसके मुंह से बार बार सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, हे भगवान, मेरी बहन को ठीक कर दो। अगर उसकी जगह मुझे ये दर्द सहना पड़े तो मैं तैयार हूँ। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। मैं उसके बिना जी ही नहीं सकती। ये सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, घबराइए मत, अब खतरा टल चुका है। हाथ और कंधे बुरी तरह झुलसे हैं, लेकिन समय पर इलाज मिलने से इनकी जान बच गई है। इतना सुनते ही रश्मि भगवान के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने जमीन पर सिर रख दिया और बोली, धन्यवाद प्रभु, मेरी बहन को मुझसे मत छीनना। दूसरी ओर कुणाल अपनी पत्नी को देखकर रो रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सिर्फ उसकी जीवन संगिनी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सबसे मजबूत कड़ी है। वही राधिका जी और रागिनी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब अगर सच सामने आ गया तो उनका वर्षों से बनाया हुआ झूठ का महल एक पल में ढह जाएगा। किसी तरह से रामकिशन जी को पता चल गया कि ये सब राधिका और रागिनी का किया धरा है। रामकिशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ कांपने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिन लोगों को उन्होंने हमेशा घर की इज्जत समझा, वही अपने ही घर की बहुओं को खत्म करने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने गुस्से और दर्द से कांपती आवाज में कहा, राधिका, मैंने जिंदगी भर तुझ पर भरोसा किया, लेकिन तूने अपने ही घर की बेटियों की जान लेने की कोशिश की। तूने सिर्फ बहुओं के साथ नहीं, पूरे परिवार के विश्वास के साथ धोखा किया है। राधिका जी और रागिनी के पास अब कोई जवाब नहीं था। दोनों सिर झुकाकर खड़ी रहीं। उनका झूठ पूरे गांव के सामने बेनकाब हो चुका था। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही घंटों में सैकड़ों लोग रामकिशन के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। वही लोग जो कभी झूठी अफवाहें सुनकर बहुओं पर शक करने लगे थे, आज शर्मिंदा होकर उनके लिए दुआ कर रहे थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने सबके सामने कहा, आज हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। रिश्ते पढ़ाई, पैसे या ऊंच नीच से नहीं, बल्कि विश्वास और त्याग से बनते हैं। एक तरफ सगी माँ और बेटी थी जिन्होंने अपना घर तोड़ने की कोशिश की, और दूसरी तरफ देवरानी और जेठानी थी
जिन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। आज से इस गांव में अगर कोई देवरानी जेठानी की मिसाल देगा तो वो रश्मि और अंकिता का नाम लेगा। पूरे गांव ने तालियां बजाई, लेकिन उन तालियों में खुशी से ज्यादा पश्चाताप था। लोगों ने आगे बढ़कर रश्मि और अंकिता से माफी मांगी कि उन्होंने कभी उनकी सच्चाई पर शक किया था। उस दिन के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन दोनों बहुओं के बारे में एक भी गलत शब्द कह सके। उनकी एकता अब सिर्फ परिवार नहीं, पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद अंकिता अस्पताल से घर लौटी। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी थी और चलने में भी उसे तकलीफ हो रही थी। जैसे ही वो घर के आंगन में पहुंची, रश्मि दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगाकर इतनी जोर से रोने लगी कि वहां खड़ा हर व्यक्ति भावुक हो गया। अंकिता, तूने मेरे लिए जो किया है उसका कर्ज मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकती। अंकिता मुस्कुराई। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन मन में संतोष था। उसने धीरे से कहा, दीदी, अगर उस दिन आपको कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाती। आपने मुझे हमेशा सम्मान दिया, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। दोनों फिर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। ये दृश्य देखकर रामकिशन भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने दोनों बहुओं के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से इस घर की असली मालकिन तुम दोनों हो। तुमने इस परिवार को टूटने से बचाया है। तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि बहुएं पराई नहीं होती। अगर उन्हें बेटियों का सम्मान दिया जाए तो वे पूरे परिवार की ढाल बन जाती हैं। समय बीतता गया। राधिका और रागिनी को अपने किए पर गहरा पछतावा होने लगा। उन्होंने पूरे परिवार और गांव वालों के सामने सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की। रश्मि और अंकिता ने बदले की भावना रखने के बजाय उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि नफरत से कभी घर नहीं बसते। घर बसते हैं प्यार, त्याग और विश्वास से। उस दिन के बाद रामकिशन के घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां कभी रोज झगड़े और साजिशें होती थी, वहां पर अब हंसी गूंजती थी। पूरे गांव में जब भी किसी घर में देवरानी जेठानी के बीच अनबन होती, लोग सिर्फ एक ही बात कहते, अगर रिश्ता निभाना सीखना है तो रश्मि और अंकिता से सीखो। उनकी एकता के आगे ना सिर्फ उनका ससुराल झुक गया, बल्कि पूरा गांव सम्मान से सिर झुकाने लगा। लोग अब उनसे डरते नहीं थे, बल्कि उनके प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास का सम्मान करते थे। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी, जिसने साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत धन, पद या शक्ति नहीं, बल्कि परिवार को जोड़कर रखने वाला निस्वार्थ प्रेम होता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।